स्टार्ट करें। गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोग इकोनॉमिक करेंट डिस्कस कर रहे हैं 72nd बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ जुलाई महीने के दर्पण को डिस्कस किया था। आज हमारी कोशिश होगी जून, मई और अप्रैल को डिस्कस करें और दर्पण से इतर कुछ चीज़ों को भी हम डिस्कस करें। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके साथ डिस्कस किया था और अगर उस कंटेक्स्ट में आप देखें तो प्रतियोगिता दर्पण सीपीआई को लेकर एक कंफ्यूजन की मैंने चर्चा की थी। मैंने कहीं पर नोट डाउन कर रखा है। सीपीआई को लेकर के कंफ्यूजन की हमने आपके साथ चर्चा की थी और इसमें प्रश्न उभरा था कि खाद्य एवं पेय पदार्थ इनका भारांश क्या है। और ये कंफ्यूजन पीछा नहीं छोड़ने का नाम ले रहा है, क्योंकि अगर आप जाकर के देखेंगे तो अप्रैल 2026 का जो दर्पण है सीपीआई के कंटेक्स्ट में यह चर्चा करता है 36.75%। ठीक है। अगर आप जाकर के देखें, जबकि सीपीआई रूरल की बात करें तो इसका भारांश 44.80% है। सीपीआई अर्बन की बात करें सीपीआई अर्बन में इसका भारांश जो है 34.26% है और सीपीआई कंबाइंड जो है इसमें इसका भारांश जो है वह 40.10% है। सूचना सारी इसलिए दे रहा हूं और ये सारी चीजें पीआईबी पर जो न्यू सीपीआई के बारे में सूचना पब्लिश की गई है न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में 12 फरवरी 2026 उसमें ये भी आपको मौजूद है और ये सूचनाएं भी मौजूद हैं। मतलब इस पर अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर आपको कन्फ्लिक्टिंग सूचनाएं आपको वहां पर मिलेंगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। फिर आगे मैं अपडेट करूंगा। अब ओरिजिनल जो है एनएसओ के द्वारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया गया है, तो एनएसओ के साइट पर एग्जैक्ट सूचनाएं क्या हैं आज मैं नहीं चेक कर पाया हूं, वहां से फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये कन्फ्लिक्टिंग सूचनाएं वहां पर मौजूद आपको दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मूव करें तो ट्रेड पर हमारी आपके साथ चर्चा पहले ही हो चुकी है।
नहीं, लगभग ट्रेड को लेकर के जितने प्रश्न के डायमेंशन हो सकते हैं उन सब पर हमारी आपके साथ चर्चा हो चुकी है। एक प्रश्न यहां से जो संभावना बनती है वह है एफडीआई इन 2025-26, और ये वे जोन हैं जहां से प्रश्न अक्सर उठा करके पूछे जाते हैं। प्रश्नों से बचने के यहां पर स्पेस आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, पहली चीज जो आपको यहां पर मिलेगी 2025-26 में ग्रॉस एफडीआई की बात करूं, ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो की बात करूं तो यह रिकॉर्ड स्तर पर रहा है 94.53 बिलियन। यह रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। और इसके पहले अगर आप जाकर के देखें तो हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो आपको दिखता है 2021-22 में, जहां पर जाकर के देखेंगे 84.8 बिलियन के स्तर पर यह था। लेकिन अगर यहीं पर बात करें एफडीआई इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जो है 58.85 बिलियन के स्तर पर रहा है। और एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में यह वृद्धि जो है वह आपको 18% की दिखाई पड़ती है। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, इन दोनों आंकड़ों में डिफरेंस क्या है? नहीं, तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें ये केवल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का है, जबकि इसमें एफडीआई इक्विटी इनफ्लो के अलावा भी चीजें शामिल हैं, जैसे री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, पुनर्निवेशित आय। इसका मतलब समझ में आया? मतलब विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत में जो निवेश किया गया है उस निवेश पर आप देखें उनको क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट और डिविडेंड प्राप्त होता। उनके पास दो विकल्प हैं, अपने प्रॉफिट या अपने डिविडेंड को वापस मदर कंट्री ले जाएं, और दूसरा है उसको मदर कंट्री ले जाने के बजाय यहीं पर इन्वेस्ट कर दें। तो उसको अक्सर अगर आप देखें तो वो री इन्वेस्ट यहीं पर कर देते। तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो वह री इन्वेस्टेड अर्निंग भी इसमें शामिल है ग्रॉस एफडीआई के अंतर्गत, या अदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है, अन्य पूंजीगत योगदान जो है वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। लेकिन यहीं पर अगर आप जाकर के देखें नेट एफडीआई इनफ्लो क्या है, नेट एफडीआई इनफ्लो अगर आप जाकर के देखें तो यह 7.65 बिलियन रहा ओनली। जबकि कभी अगर आप जाकर के देखें
दो कंटेक्स यहां पर देखें। अगर हम नेट एफडीआई इनफ्लो को देखें तो 2021-22 में, फिनेंशियल ईयर 2021-22 में यह 44 बिलियन के उच्च स्तर पर था, और 2024-25 में अगर आप जाकर के देखें, यह 0.95 बिलियन के स्तर पर, 0.95 बिलियन के स्तर पर था। मतलब अगर आपने सार्थक डेली ब्रीफ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सीरीज के वीडियो हैं, अगर आप उन वीडियो से गुजरे होंगे तो वहां पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की है। यहां पर हम इन ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और प्रश्न की संभावना कंपैरेटिवली यहां से ज्यादा है। तो सवाल यह उठता, ये जो आंकड़े का गैप है, नेट एफडीआई इनफ्लो और ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो में क्या अंतर है? तो अगर आप जाकर के देखें, ग्रॉस एफडीआई में दो चीजों को जब एडजस्ट किया जाता है, ग्रॉस एफडीआई के साथ जब दो चीजों को एडजस्ट किया जाता है तो नेट एफडीआई प्राप्त होता है। और वो दो चीजें क्या हैं? रिपैट्रिएशन, विदेशी निवेशकों के द्वारा लाभ और लाभांश को वापस ले जाना, लाभ लाभांश या निवेश को वापस ले जाना, यह क्या कहलाता है? रिपैट्रिएशन कहलाता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो दूसरा है एफडीआई आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया। जैसे लास्ट क्लास जब मैं जुलाई के दर्पण को डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो मैंने बतलाया था किसी भारतीय कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण जो किया गया है, एक्विजिशन जो किया गया है 2007 में टाटा के द्वारा कोरस का, और उसके बाद देखें सबसे बड़ा अधिग्रहण जो अभी किया गया है वो सन फार्मा के द्वारा 11.75 बिलियन का। तो यह क्या है? एफडीआई के आउटफ्लो की ओर इशारा करता नहीं। और पिछले कुछ वर्षों के दौरान आप क्या देखेंगे? तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि एफडीआई का आउटफ्लो जो है वह आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता। अगर आंकड़ों के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं, आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करूं तो रिपैट्रिएशन, विदेशी निवेश, लाभ और लाभांश की वापसी जो है, जिसको रिपैट्रिएशन कहा जाता, अगर आप देखें 2024-25 में यह 44.47 बिलियन के स्तर पर था। 2023-24 में 2024-25 में अगर आप जाकर के देखें तो यह 51.48 बिलियन के स्तर पर था, और 2025-26 में अगर आप जाकर के देखें तो यह 53.58 बिलियन के स्तर पर होता।
अगेन इसी के साथ अगर आप जाकर के देखें एफडीआई के आउटफ्लो को देखेंगे, भारतीयों द्वारा विदेशों में निवेश अगर वहां पर जाकर के देखेंगे तो पता चला 2023-24 में आप देखेंगे यह 16.67 बिलियन का रहा। 2024-25 में यह 28.17 बिलियन रहा और 2025-26 में यह 33.29 बिलियन रहा। ठीक है, अगर निधि एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल को परमिट कर दिया जाए और इस तरह 3-4 बार निकलोगे तब तो फिर अगले साल के लिए बेहतर तरीके से अपने को तैयार करना होगा। और यह समस्या एटीट्यूडनल समस्या है, समझे? तो अगर इन आंकड़ों के कंटेक्स्ट में देखें तो आप यह देखेंगे एफडीआई का आउटफ्लो भी बढ़ रहा है और रिपैट्रिएशन भी बढ़ रहा है। और दोनों के पीछे अगर कारणों को जाकर के तलाशने की कोशिश करें, एफडीआई के आउटफ्लो के बढ़ने के पीछे रीजन अलग हैं। इंडियन कॉर्पोरेट्स का बढ़ता हुआ कद नहीं, जबकि रिपैट्रिएशन के बढ़ने का कारण क्या है? अगर विदेशी निवेशकों के द्वारा विदेशी निवेश लाभ और लाभांश से यहां से वापस लिए जा रहे थे, इसके दो फैक्टर हो सकते, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। नहीं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारत में निवेश जो है उसकी लाभप्रदता क्या हो रही है, कम हो रही है। और दूसरा उसका रीजन हो सकता कि उन्हें भारत के बाहर बेटर आउटपुट की संभावना नजर आ रही हो, तो इनफ्लो प्रभावित होगा, आउटफ्लो क्या होगा, उसी के अनुपात में तेज होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई? बढ़े यहां से आगे। सवाल यहां पर यह उभर करके आता, भारतीय एफडीआई के स्रोत और इसको दो कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। जब सोर्सेज ऑफ एफडीआई की बात हम कर रहे हैं तो एक आपको देखने की जरूरत है 2000 से 2025 तक, मार्च टू अप्रैल। अगर आप देखें तो करीब करीब पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में जो एफडीआई हुए, तो उस एफडीआई के सोर्स के रूप में आप देखेंगे सिंगापुर नंबर 1 पोजीशन पर है, जहां से 194.69 बिलियन के एफडीआई। नंबर 2 पर अगर आप जाकर के देखें मॉरिशस है। पहले मॉरिशस नंबर 1 पर था, सिंगापुर नंबर 2 पर था। ये क्रोनोलॉजी चेंज हुआ है क्योंकि मॉरिशस से एफडीआई की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जबकि सिंगापुर से एफडीआई की रफ्तार तेज हो रही है। तो मॉरिशस का आप देखेंगे 186.77 बिलियन आपको दिखेगा। तीसरे स्तर पर अगर आप जाकर के देखें तो अमेरिका है, यूएसए, और यूएसए से एफडीआई के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो 81.82 बिलियन का है। नंबर 4 पर आप जाकर के देखेंगे नीदरलैंड है,
जहां से एफडीआई जो है इन 25 वर्षों के दौरान 56.67 बिलियन का है। और 5वें नंबर पर आप जाएंगे, जापान है, जहां से एफडीआई 48.14 बिलियन का है। ये करीब करीब लास्ट 25-26 ईयर के आंकड़े हैं। जबकि अगर 2025-26 के रेफरेंस पीरियड में देखें तो इन्हीं में थोड़ा सा आपको आंकड़ों में फेरबदल दिखाई पड़ेगा। नंबर 1 पर जाकर के देखें, सिंगापुर है, जहां से 19.8 बिलियन का एफडीआई है और यह कुल एफडीआई का 39% है। नहीं है, ये 34 है, 34% है। नंबर 2 पर अमेरिका है, अमेरिका से एफडीआई नंबर 2 पोजीशन पर है, 11.17 बिलियन का है, दैट इज 19%। नंबर 3 पोजीशन पर देखेंगे मॉरिशस है, जहां से एफडीआई जो है 6.57 बिलियन का है और यह करीब करीब जो है 11% है। नंबर 4 पोजीशन पर आप देखेंगे जापान है, 3.745 बिलियन है, करीब करीब यह 6% है। और नंबर 5 पोजीशन पर आप जाकर के देखेंगे तो नीदरलैंड है, नीदरलैंड से एफडीआई जो है 3.374 बिलियन है, जो करीब करीब 6% के आसपास है। तो ये 2025-26 के सोर्स ऑफ इंडियन एफडीआई है और यही सब जोन है जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाते। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप मूव करेंगे तो अगला प्रश्न उभर करके आता है एफडीआई के प्रमुख गंतव्य। और यहां बात हो रही है स्टेट और रीजन की। यहां पर फिर हम देखें 2000 से 2026 तक का ट्रेंड क्या कहता, ये भी 26 ही कर देंगे। 26 का ट्रेंड क्या करता, नंबर 1 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें तो महाराष्ट्र है, जहां पर 107.09 बिलियन का एफडीआई हुआ है। नंबर 2 पोजीशन पर देखेंगे कर्नाटक है, जहां पर 70.59 बिलियन का एफडीआई हुआ है। नंबर 3 पोजीशन पर अगर आप देखें तो गुजरात है, जहां पर 50.62 बिलियन का 63 बिलियन का एफडीआई हुआ है। नंबर 4 पोजीशन पर दिल्ली है, एनसीआर, जहां पर 43.98 बिलियन का एफडीआई हुआ है। नंबर 5 पोजीशन पर तमिलनाडु है, जहां पर 19.34 बिलियन का एफडीआई हुआ है। लेकिन यही अगर आप जाकर के देखेंगे 2025-26 के कंटेक्स्ट में, फिनेंशियल ईयर 2025-26, तो अगर इस वर्ष के आंकड़े को आप जाकर के देखें तो आप यहां पर पाएंगे महाराष्ट्र नंबर 1 पोजीशन पर है, 18.41 बिलियन।
या 18.42 बिलियन 418 है। नंबर 2 पर अगर आप जाकर के देखें कर्नाटक है, कर्नाटक का आपको है 12.94 बिलियन। नंबर 3 पोजीशन पर देखेंगे गुजरात है, गुजरात से आप देखेंगे 5.71 बिलियन। नंबर 4 पोजीशन पर देखेंगे दिल्ली है, सॉरी एक मिनट, गुजरात के आंकड़े कुछ चेंज होंगे। अच्छा नहीं, नंबर 3 पर दिल्ली है, नंबर 4 पर गुजरात। नंबर 3 पर दिल्ली है, वह आपको है 6.182 बिलियन। एक बार डाटा चेक करके मैं बतला दूं। नेक्स्ट, नंबर 4 पोजीशन पर गुजरात है 5.71 बिलियन। नंबर 5 पोजीशन पर आप देखेंगे तमिलनाडु है 4.724 बिलियन। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर आप पलटेंगे तो देखेंगे इस तरह के प्रश्न पूछे जाने के ट्रेंड आपको दिखाई पड़ते, और वहां पर कुछ नहीं है, आपको एक आइडिया लेकर के चलना है। दोनों आंकड़ों में जाएंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटका नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पर है, नहीं तमिलनाडु नंबर 5 पोजीशन पर है। तो सामान्यतः आंकड़े अपने आप क्लियर हो जाएंगे मोस्टली, नहीं इन जनरल आंकड़े अगर फंसते हैं तो गुजरात को पहले प्रीफर करें तीसरे नंबर पर, अगर स्पेसिफिक याद नहीं है तो, जिसको इंटेलेक्चुअल गेसिंग कहा जाता है। बढ़े आगे, एक प्रश्न यहां से उठा करके पूछा जाता है, नहीं एफडीआई के गंतव्य, यहां पर क्षेत्रवार एफडीआई की बात कर रहा है। और फिर यहां पर बात करूंगा किसके कंटेक्स्ट में, अगर 2000 से 2026 के कंटेक्स्ट में एक बात होगी और दूसरी बात 2025-26 के कंटेक्स्ट में होगी। 2000 से 2026 के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो नंबर 1 पोजीशन पर सर्विसेज है, और सेवा क्षेत्र में एफडीआई को देखें 128.85 बिलियन नंबर 2 पोजीशन पर, यहां पर फिनांस आ जाएगा मेनली। नंबर 2 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें तो कंप्यूटर, और कंप्यूटर में दोनों आ जाएगा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 124.64 बिलियन। नंबर 3 पोजीशन पर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग है, यहां पर एफडीआई देखेंगे 51.86 बिलियन। नंबर 4 पोजीशन पर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में अगर आप जाकर के देखें तो 40.31 बिलियन। और नंबर 5 पोजीशन पर आप जाएंगे तो दूर संचार है, टेलीकम्युनिकेशन 40.19 बिलियन। ये पिछले 26 वर्षों के एफडीआई के सेक्टर वाइज ओरिएंटेशन की बात है।
अगर 2025-26 के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो 2025-26 में देखेंगे तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यह आपको नंबर 1 पोजीशन पर है 13.95 बिलियन के साथ। नंबर 2 पोजीशन पर सेवा है, फिनांस 10.01 बिलियन के साथ। नंबर 3 पोजीशन पर आपको क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना है प्राइमरली, क्योंकि केवल एक कर देने से काम अब नहीं चलेगा। मिनिमम आपको 3 से 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चाहे टॉप 5 हो बॉटम 5 हो, इसका आइडिया होना चाहिए। नंबर 3 पोजीशन पर देखिए ट्रेडिंग है 4.01 बिलियन के साथ। नंबर 4 पोजीशन पर देखेंगे कंस्ट्रक्शन है, निर्माण, और यहां पर एक मिनट, कंस्ट्रक्शन के पहले अपारंपरिक ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में 3.19 बिलियन है। नंबर 5 पोजीशन पर आप जाएंगे तब निर्माण आएगा, कंस्ट्रक्शन, और निर्माण का शेयर 2.574 बिलियन। ये बातें स्पष्ट हुई। अब अगर हम यहां से आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट पर जो भी पूछा जाएगा वो इसी के इर्द गिर्द होगा। अब स्पेसिफिक होगा तो उतने को छोड़ने के लिए आप तैयार रहें, इतने ही संभाल नहीं पाएंगे, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट अगर मूव करें, वाह्य वित्त प्रेषण का संदर्भ, रेमिटेंसेज, ठीक है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर हम सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज 2000 हमारे पास जो आंकड़ा उपलब्ध है वह आंकड़ा कब का है? वह आंकड़ा 2000, अच्छा रेमिटेंसेज वाला तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सीरीज में। क्या अगर 24-25 में अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, बस इन ब्रीफ 2 मिनट में, अगर 24-25 में अगर आप जाकर के देखें तो आप पाएंगे कि रेमिटेंसेज का इनफ्लो कितना रहा, 135.46 बिलियन।
प्लस 14%। ठीक है। अगर इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, जब रेमिटेंसेज की बात हो रही है तो उसमें आप देखेंगे इंडिया किस पोजीशन पर है? नंबर 1 पोजीशन पर भारत है। नंबर 2 पोजीशन पर अगर आप जाएंगे मेक्सिको है। नंबर 3 पोजीशन पर आप देखेंगे चीन कभी हुआ करता था, नया कौन है? फिलीपींस है। नंबर 4 पोजीशन पर चीन है। नंबर 5 पर पाकिस्तान है। अगर भारतीय राज्यों में जाकर के देखें तो भारतीय राज्यों में अगर आप जाकर के देखें तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर केरला है, नंबर 3 पर आप देखेंगे तमिलनाडु है, नंबर 4 पर आप देखेंगे तेलंगाना है और नंबर 5 पर कर्नाटका है। सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज में बात करें, नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पर यूएई है, नंबर 3 पर जाएंगे यूके है, नंबर 4 पर आप जाएंगे सऊदी अरब है, नंबर 5 पर सिंगापुर है। रेमिटेंसेज वाला वीडियो देख लेंगे। फिर यहां से जो प्रश्न उठा करके पूछा जाता है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है नहीं एनआरआईज वाला, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आंकड़ा है। अभी डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले सीरीज के सारे वीडियो को देखें। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वह है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। नहीं, अगर आप जाकर के देखें, यह जारी किया जाता है एनएसओ द्वारा और यह मासिक आधार पर जारी किया जाता है। और यह एनएसओ कई बार एनएसओ ना होकर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, तो एनएसओ ना दे करके एमओएसपीआई भी दिया जा सकता है। ठीक है। इसमें अगर आप जाकर के देखेंगे आईआईपी की नई सीरीज इंट्रोड्यूस की गई और इसका आधार क्या है? नहीं, तो इसका आधार है मृदुल के सग्गर। की अध्यक्षता वाली तकनीकी सलाह समिति की रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट के आलोक में अगर आप जाकर के देखें 1 जून 2026 को
नई सीरीज जारी की गई। जिस नई सीरीज में अगर आप देखें तो यह बदलाव क्या है, एक बदलाव अगर आप जाकर के देखें, आधार वर्ष में, बेस ईयर में बदलाव है। 2011-12 की जगह 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। ठीक है। मदों की संख्या, मदों की संख्या को देखें, 839 से बढ़ा करके 1042, और मद समूहों को देखें तो ये जो आइटम्स हैं इनको 405 की जगह 463 मद समूह में वर्गीकृत किया गया है। नहीं, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन दोनों हुआ है। जो इरेलीवेंट मद हो चुके हैं उनको एक्सक्लूड किया गया, और जो रेलिवेंट हैं उनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, भारांश की भी यहां पर समीक्षा की गई है। वेटेज अगर देखें तो सबसे अधिक वेटेज नई सीरीज में किसका है, सबसे अधिक वेटेज विनिर्माण का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, 76.062। और इसके वेटेज में कमी लाई गई है। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें तो दूसरे नंबर पर आप देखेंगे वेटेज जो है खनन और उत्खनन, इसका भी वेटेज जो है पहले 14.372 था, उसको घटा करके 11.05, इसके भी वेटेज में कमी लाई गई है। तीसरा, विद्युत एवं गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति, इसके वेटेज को अगर आप देखें तो इसके वेटेज को बढ़ाया गया है 10.86। और चौथा अगर आप जाकर के देखें तो नया, पुराने में यही 3 सब कैटेगरी थी, एक चौथी कैटेगरी है अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये न्यू एंट्री है, और इसका वेटेज जो है 2.02 है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, एक इसमें पूछा जाता है कोर इंडस्ट्री इंडेक्स के बारे में, और ये सारे प्रश्न के डायमेंशन ही, तो इसका वेटेज 40.27% है। और बेस ईयर जो है आईआईपी में इसका भारांश इतना है, बेस ईयर 2011-12,
और यहां पर दो तरह के प्रश्न पूछे गए। एक तो कोर इंडस्ट्री पर पूछा जाता है कि कोर इंडस्ट्री है क्या। तो अगर आप जाकर के देखें, कोर इंडस्ट्री की कैटेगरी में कुल 8 उद्योग आते। आठ उद्योग कोर इंडस्ट्री में आते और उसको डिवाइड करेंगे तो फ्यूल कैटेगरी, ईंधन संवर्ग और नॉन फ्यूल कैटेगरी, गैर ईंधन संवर्ग। फ्यूल कैटेगरी में 5 आ जाते हैं आपको। नंबर 1 रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, तीसरा नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नंबर 4 कोयला, और नंबर 5 में जाएंगे तो नंबर 5 में आप जाएंगे तो वह विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और इधर आ जाएंगे सीमेंट, इस्पात, स्टील, और 8वां हो जाएगा फर्टिलाइजर। एक बार यहां से प्रश्न पूछा गया है भारांश भी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो अगर आप जाएंगे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का भारांश जो है 28.04% है। नंबर 2 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का भारांश है, और इलेक्ट्रिसिटी का भारांश जो है 19.85% है। नंबर 3 पोजीशन पर आप देखेंगे तो स्टील का भारांश है 17.92% है। नंबर 4 पोजीशन पर आप जाकर के देखेंगे तो कोल का भारांश है, कोयला, और यह 10.33% है। इतने में काम चल जाएगा। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि यहां से अगर आप जाकर के देखेंगे तो प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी रहती ही रहती है। और चूंकि इन तमाम स्तरों पर देखेंगे बेस ईयर को बदला गया है नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स को रिव्यू, आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ आइटम्स ग्रुप, इन सबको क्या किया गया है, रिव्यू किया गया है, उनके वेटेज को परिवर्तित किया गया है। तो यहां से प्रश्नों की संभावना बनती है। बढ़े आगे। जो चूंकि हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो हमारे पास एक सहूलियत है, जो इरेलीवेंट हो चुके हैं उन डाटा पर हम कोई चर्चा ना करें। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑलरेडी पहले डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइनल डाटा इशू होने के बाद तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो कंटेक्स्ट से यहां पर उभर करके आता है, भारत का रक्षा निर्यात, डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, और वह रेफरेंस पीरियड है
वह है फिनेंशियल ईयर क्या है, वित्त वर्ष 2025-26। तो अगर यहां पर जाकर के भारत के रक्षा निर्यात को देखें तो इस साल यह 38,424 करोड़ का रहा है। और इसमें वृद्धि, रक्षा निर्यात में वृद्धि जो है 62.66% है। मतलब हाल के वर्षों में आप देखेंगे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी से वृद्धि हुई है। जबकि आपको आश्चर्य लगेगा, मतलब इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। उसके भी आंकड़े कहीं पर पीछे के दर्पण में दिए हुए हैं, जहां पर रेफरेंस आएगा मैं उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। और इनमें अगर आप जाकर के देखें तो जो PSEs डिफेंस हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जो है 54.84% है। और जो निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं उनका शेयर जो है वह आपको 45.16% है। और यह जो इंक्रीज है वह इंक्रीज किसकी बदौलत है, रक्षा निर्यात में यहां शेयर की बात कर रहे हैं नहीं। अगर वृद्धि दर की बात करें, एक्सपोर्ट वृद्धि दर, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज डिफेंस जो हैं उनमें अगर आप जाकर के देखें 151% का इंक्रीज है। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। बढ़े आगे। नेक्स्ट अगर आप देखें, अगला सेक्शन है मौद्रिक नीति की समीक्षा। और हमारा रेफरेंस पीरियड अभी क्या है, हमारा रेफरेंस पीरियड है जून 2026 का दर्पण। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर यूपीएससी में जाकर के देखेंगे तो यहां से यूपीएससी करीब मोर देन 50% क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में जो पूछे जाते हैं मनी, बैंकिंग एंड फिनांस से पूछे जाते हैं। लेकिन यह स्थिति आपको बिहार में नहीं है, ठीक है। यहां पर जो चीजें महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, यहां पर कुछ टर्म की चर्चा की गई है, ठीक है। ये रेफरेंस पीरियड है क्योंकि इसकी द्विमासिक समीक्षा होती है। अप्रैल 2026 एमपीसी की जो बैठक हुई है, मौद्रिक नीति की जो बैठक हुई है, यहां पर ये ध्यान रखेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग के संदर्भ में। अभी ही कहीं पर नजर मेरी पड़ी, मैं यहां बतला दे रहा हूं। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संदर्भ में 4% ±2% का लक्ष्य जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2031 तक। ये पूछा जा सकता 5 वर्ष के लिए। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहां पर कुछ टर्म चर्चा में है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तीसरा टर्म जो चर्चा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट,
नेक्स्ट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, आपको पता होगा एमपीसी की संरचना से परिचित होंगे। इसमें 3 आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं और 3 केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। 6 मेंबर एमपीसी होते हैं। आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं, जो संजय मल्होत्रा हैं। पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर हैं, मौद्रिक नीति संबंधी अधिकारी, और इंद्रानील भट्टाचार्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई। तो आरबीआई की ओर से ये 3 हैं, केंद्र सरकार की ओर से नागेश कुमार हैं, सौगत भट्टाचार्य हैं और राम सिंह हैं। अब यहां पर जाकर के देखें, जितनी दरें हैं ये सारी दरें अपरिवर्तित हैं। एसएलआर अगर आप जाकर के देखें तो एसएलआर अभी 18% पर है। सीआरआर अगर आप जाकर के देखें तो सीआरआर अभी 3% पर है। बैंक रेट अगर आप जाकर के देखें तो 5.5% के स्तर पर है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट देखें 5.5% के स्तर पर है। रेपो रेट देखें 5.25% के स्तर पर है। रिवर्स रेपो रेट अगर देखें तो 3.35% के स्तर पर है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट देखें तो 5% के स्तर पर है। अब एक चीज आंख बंद कर लें, और एक पेट क्वेश्चन है, बीपीएससी भी पूछती है यहां से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो चर्चित टर्म है उनसे आपको वाकिफ होना है। बीपीएससी एक प्रश्न पूछती है कि अगर इसको बढ़ाया जाए तो लिक्विडिटी पर क्या असर पड़ेगा, बाजार में मुद्रा की तरलता पर क्या असर पड़ेगा। तो इधर से कुछ भी बढ़ेगा तो तरलता पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तरलता घटेगी, और इधर अगर चीजें घटेगी तो तरलता बढ़ेगी। आंख बंद करके मार दीजिएगा। सिंपल फॉर्मूला बतला रहा हूं, अगर नहीं समझ में कुछ भी आ रहा है, जस्ट अपोजिट इंपैक्ट होगा। ओके, क्योंकि ऑल दीज रेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज 1 by लिक्विडिटी। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है, रेपो रेट वह दर है जिस दर पर आप देखेंगे आरबीआई के द्वारा बैंकों की प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है और बदले में पुनर्खरीद की शर्त के साथ उन्हें क्या किया जाता, नकदी उपलब्ध करवाई जाती है। तो रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? रेपो रेट का बढ़ने का सिंपल मतलब है कि आरबीआई जो है बैंकों को जो कर्ज दे रही है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेगी। ज्यादा इंटरेस्ट लेगी तो क्या होगा? कर्ज लेने से लोग, कर्ज महंगा होगा, लोग कर्ज लेने से परहेज करेंगे, तो मुद्रा की तरलता क्या होगी?
सीमित होगी। रिवर्स रेपो रेट में जस्ट अपोजिट होता। रिवर्स रेपो रेट में होता है कि आरबीआई की प्रतिभूतियों को बैंक खरीदते हैं पुनर्खरीद की शर्त के साथ, नहीं, और रेपो या रिवर्स रेपो एक्टिविटी मिड टर्म एक्टिविटी 1 से 14 दिन के लिए मध्यावधिक लेन देन। तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने का मतलब क्या है? अगर बैंक आरबीआई की प्रतिभूतियों को खरीदते हैं तो आरबीआई उन्हें अधिक ब्याज देगी। आरबीआई अगर अधिक ब्याज देगी तो उस स्थिति में बैंक क्या करेंगे? बाजार में ऋण देने की बजाय आरबीआई के पास जमा करना, एक्सेस लिक्विडिटी को जमा करना पसंद करेंगे। तो बैंकों की साख प्रदान करने की क्षमता पर इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं, और बाजार की लिक्विडिटी प्रभावित होगी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्केट में अगर लिक्विडिटी क्रंच है तो ओवरनाइट बेसिस पर बैंकों को जो उधारी प्रदान की जाती है एमएसएफ रेट के आधार पर, नहीं, और अक्सर आप देखेंगे कि एमएसएफ रेट पर जो उधारी प्रदान की जाती है ओवरनाइट बेसिस पर। ओवरनाइट बेसिस का मतलब हुआ 2 वर्किंग डे के बीच की उधारी। अगर आज और कल वर्किंग डे है तो ये उधारी आज से कल के बीच की है, ओवरनाइट है। और अगर सैटरडे वर्किंग डे है, फिर मंडे वर्किंग डे है या ट्यूसडे वर्किंग डे है, तो ये ओवरनाइट बेसिस पर उधारी एक्सटेंड कर जाती है। बात समझ में आई? नहीं? तो यहां पर ध्यान रखेंगे एसएलआर के बदले ये उधारी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत उधारी प्रदान की जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट में क्या होता? ठीक है, अगर आप देखें बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी है तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत आरबीआई उन्हें मौका प्रदान करती है कि बिना किसी प्रतिभूति के वो अपने सरप्लस को, एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई के पास जमा करें। क्लियर? नेक्स्ट, बैंक रेट क्या है? आपने देखा एमएसएफ पर जो उधारी का लेन देन होता शॉर्ट टर्म होता, मिड टर्म उधारी का लेन देन रेपो के आधार पर होता, और बैंक रेट के आधार पर जो उधारी दी जाती है वह लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है। नहीं, यहां पर ध्यान रखेंगे, पेट क्वेश्चन है। एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता, नहीं, बैंकों में लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए किसका सहारा लिया जाता? तो सीआरआर। नहीं, सीआरआर का आइडिया क्या है? बैंकों को अपनी निवल देयता का एक निश्चित अनुपात जो है वह किसके पास जमा करना पड़ता है? आरबीआई के पास, ताकि अगर कभी लिक्विडिटी की समस्या आए तो आरबीआई उन्हें उपलब्ध करवा सके। और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वह अनुपात जिसमें बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है या अस्थायी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। तो ये जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन्हें ही गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता, चमकती हुई प्रतिभूति कहा जाता है। चलिए, अब अगर आप जाकर के देखें 2025-26 के कंटेक्स्ट में आईपीओ के जरिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन, आईपीओ के जरिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो इनमें अगर देखें नंबर 1 पोजीशन पर टाटा कैपिटल रहा। इसने बाजार से लगभग 15,512 करोड़ की राशि जुटाई। नंबर 2 पोजीशन पर अगर आप चले जाएं
तो SDB फिनेंशियल सर्विसेज और SDB फिनेंशियल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में देखें तो 12,500 करोड़। नंबर 3 पोजीशन पर देखेंगे LG इलेक्ट्रॉनिक्स, और LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने 11,605 करोड़ की राशि जुटाई। कई बार यहां से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करें, मानसून के कंटेक्स्ट में ये जो वर्गीकरण किया जाता, न्यून, सामान्य से कम, सामान्य, सामान्य से अधिक, और एक्सेस अधिक। तो अगर मानसून के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, दीर्घकालिक औसत क्या है? और यह दीर्घकालिक औसत जो है 1971 से 2020 दीर्घकालिक औसत है 868.6 मिलीमीटर, दैट इज अप्रॉक्स 86.9 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर वर्षा। नहीं, अगर आप जाकर के देखें दीर्घकालिक औसत के 110% से अधिक होने पर एक्सेस कहेंगे, सामान्य से अधिक कहेंगे जब यह 105 से 110% के बीच हो, सामान्य कहेंगे जब यह 95 से 96 से 104% के बीच हो, जब यह 90 से 95 के बीच हो तो सामान्य से कम कहेंगे, और अगर यह 90 से कम है तो इसे न्यून कहेंगे। और इस बार जो अनुमान है सामान्य से कम का, बढ़े आगे। ये चीज ध्यान रखेंगे, कल हमने PDF उपलब्ध करवा दिया है टेस्ट के करंट वाले सेक्शन, पॉलिटी वाले सेक्शन का, मतलब 106 से 150 का हमने सबका PDF उपलब्ध करवा दिया है विथ डिस्क्रिप्शन। उसको देख लेंगे, वो करंट में भी मददगार होगा, वह इकोनॉमी में भी मददगार होगा, और वह PDF आपके लिए पॉलिटी में भी मददगार होगा। नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें PM मुद्रा योजना,
11 साल पूरे हुए हैं। 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ। इसके कुछ स्लोगन हैं, उठा करके पूछा जा सकता। बैंकिंग द अनबैंक्ड, बैंकिंग द अनबैंक्ड, फंडिंग द अनफंडेड, फंडिंग द अनफंडेड, securing the unsecured, ठीक है। अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इसका पर्पस क्या था? दो पर्पस एक साथ हैं। एक पर्पस है वित्तीय समावेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, और दूसरा पर्पस मुद्रा क्या है? उद्यमता का विकास। उद्यमता का विकास। और यहां पर आप जाकर के देखेंगे बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान किया जाता, बिना किसी कोलैटरल के। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप मूव करें, आप देखेंगे 4 श्रेणियां हैं। यहां से भी अभी किसी एग्जाम में प्रश्न उठा करके पूछे गए, यद्यपि वो सिंपल प्रश्न थे। जैसे यहां पर जो वर्गीकरण किया गया है ना, नंबर 1 शिशु 50 के से कम, या कहें 50 के तक, 50,000 तक। दूसरा अगर आप जाकर के देखें किशोर 50 के से 5 लाख तक। तीसरा है तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। और चौथा अगर आप जाकर के देखें तरुण प्लस, यह है 10 लाख से 20 लाख तक। क्योंकि कई बार आपको देखना होता कि अगर यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस तरह के प्रश्न यहां से उठा करके पूछे जा सकते, क्या कैटेगराइजेशन हो सकता है। नहीं तो ये जो तरुण प्लस है, इसकी घोषणा 2024-25 के बजट में, और यह लागू हुआ है आपको 24 अक्टूबर 2024 को। अगर आप जाकर के देखें 11 वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋण में शेयर
तो शिशु के कंटेक्स्ट में देखें 66%, 1 मिनट। स्वीकृत ऋण के कंटेक्स्ट में देखें तो 32%, 43% जो है 1 मिनट, सॉरी 74% शिशु, 24% किशोर, 2% तरुण, और तरुण प्लस न्यूली क्रिएटेड है जहां पर आप देखेंगे 0.095। बस इससे अधिक की चीज यहां पर आपके काम की नहीं है। ठीक है, और अगर आप देखें तो यहां पर आपको 2016 में क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, इसकी शुरुआत हुई ऋण सुरक्षा के लिए, ऋण गारंटी। दरअसल आप देखेंगे जो इनसिक्योर लोन होता बैंक उनको देने में क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। नेक्स्ट बढ़ूं, पेमेंट बैंक के कंटेक्स्ट में पेटीएम पेमेंट बैंक के कंटेक्स्ट में चौबीस अप्रैल 2026 को तत्काल प्रभाव से मान्यता रद्द। और इसलिए पेमेंट बैंक की संख्या छह से घटकर 5। ठीक है, जिनमें आप देखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट है और NSDL है। एयरटेल, जियो, फिनो, इंडिया पोस्ट है और NSDL। यहां से ये भी हो सकता सामान्य बैंकों से भिन्नता, जो पेमेंट बैंक हैं ये सामान्य बैंकों से कैसे अलग हैं। तो पहली चीज देखेंगे लिमिटेड बैंकिंग एक्टिविटी। नंबर 2, नो लोन और क्रेडिट। ये लोन उधारी नहीं दे सकते, क्रेडिट नहीं दे सकते, किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दे सकते,
नो क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते, नहीं। और चौथा, अधिकतम 2 लाख तक की जमा को स्वीकारना। यहां पर यह चीज ध्यान रखेंगे, पेटीएम के संदर्भ, पेटीएम के संदर्भ में देखेंगे, अगस्त 2015 में लाइसेंस मिला। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें तो मई 2017 में काम करना शुरू किया। और अप्रैल 2026 में तो इसको बंद ही कर दिया गया। नेक्स्ट, एक चर्चा आई है, वह है आरबीएल बैंक चर्चा में आ रही है, इसका विदेशी बैंक में कन्वर्ट होना। उन्नीस 1943 से यह ऑपरेशनल है। ठीक है, 500 से अधिक शाखा, दुबई स्थित एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई, नेशनल बैंक ऑफ दुबई द्वारा इसके शेयर को खरीदा जा रहा है। 74% शेयर की खरीद। आरबीआई का अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अनुमति दे दी है। और साल भर के अंदर इसको पूरा करना है। बढ़े, नेक्स्ट अगर मूव करें, भारत न्यूजीलैंड एफटीए, भारत न्यूजीलैंड एफटीए नहीं, अगर आप देखें 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर, ट्वेंटी अप्रैल 2026 को इस पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, और हस्ताक्षर करने वाले में कौन है? भारत की ओर से व्यापार और वाणिज्य मंत्री,
पीयूष गोयल, क्योंकि कई बार ये भी पूछ दिया जाता। और न्यूजीलैंड के इनके समकक्ष उनका नाम है टॉड मैकले। ठीक है। और अगर आप जाकर के देखें तो इसको अगर देखें तो OECD कंट्री में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके जो 38 देश हैं उनमें आप देखेंगे हाल के दौर में ये 8वां देश है जिसके साथ भारत का FTA हुआ है। हाँ, 9th FTA। विथ OECD कंट्री। भारत द्वारा 95% टैरिफ लाइन पर छूट, और ये जो छूट मिलनी है वह चरणबद्ध तरीके से, एक बारगी ये छूट नहीं मिलनी है। ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो निवेश और सेवा भी शामिल हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके तहत अगर आप जाकर के देखेंगे 20 बिलियन के निवेश का वादा है न्यूजीलैंड का, और यह कितनी अवधि के दौरान? नेक्स्ट 15 ईयर। न्यूजीलैंड द्वारा। यहां पर एक दो चीज जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखने की चीज है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कभी भी जीरो कस्टम ड्यूटी नहीं होता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी जीरो हो जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है एडिशनल कस्टम ड्यूटी लागू रहेगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें जीडीपी की दृष्टि से भारत की ग्लोबल रैंकिंग, ठीक है, यह है अप्रैल 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता? IMF द्वारा जारी। नहीं, भारत 4th से 6th पोजीशन पर, और रैंकिंग में गिरावट का कारण
इसके गिरावट का कारण है डिप्रिसिएटिंग रुपीज। रुपये में जो गिरावट है वह गिरावट इस गिरावट का कारण बनकर आती है, क्योंकि बेसिकली भारत की जीडीपी को हम कैलकुलेट किस में करते हैं, रुपीज टर्म में करते, और रुपीज टर्म में कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करते। तो डॉलर अगर मजबूत होगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है उस कैलकुलेशन पर पड़ेगा। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर 2026 का रेफरेंस पीरियड जो है 2026 है, नंबर 1 पोजीशन पर आपको यूएसए है 32.38 ट्रिलियन, नंबर 2 पर चीन है और उसका है 20.85 ट्रिलियन, नंबर 3 पर आप देखेंगे जर्मनी है 5.45 ट्रिलियन, नंबर 4 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें जापान है 4.38 ट्रिलियन, नंबर 5 पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें यूनाइटेड किंगडम है 4.26 ट्रिलियन, और नंबर 6 पोजीशन पर भारत है जिसका है 4.15 ट्रिलियन। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 12 साल से भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। और ये जो बात की जा रही है किसके कंटेक्स्ट में, ये जो हम यहां जीडीपी की बात कर रहे हैं किस कंटेक्स्ट में, नॉमिनल जीडीपी के कंटेक्स्ट में। और नॉमिनल जीडीपी की जो गणना होती है वह किस बेसिस पर, तो नॉमिनल जीडीपी को जो कैलकुलेट किया जाता है, तो नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट आपको किया जाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के आधार पर। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर हम जीडीपी एट पीपीपी के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहां पर भारत की रैंक क्या है, 3rd रैंक, तीसरे स्थान पर है अमेरिका और चीन के बाद। नहीं, यद्यपि देखें आश्वासन, रिपोर्टिंग में आश्वासन आपको दिया गया है कि 2027-28 तक आते आते हम एक बार फिर क्या करेंगे, ब्रिटेन और जापान को पीछे छोड़ेंगे और फिर निकट भविष्य में हम लोग जर्मनी को भी छोड़ देंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगर आप मूव करें, नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में अगर इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग देखें, नंबर 1 पर चीन है 2258 गीगावाट के साथ, नंबर 2 पोजीशन पर यूएसए है 467.92 गीगावाट के साथ, नंबर 3 पोजीशन पर भारत है
250.52 गीगावाट के साथ। नंबर 4 पोजीशन पर आप जाकर के देखें, ब्राजील है। 228.20 गीगावाट के साथ। और नंबर 5 पोजीशन पर आप देखेंगे, जर्मनी है। 199.92 गीगावाट के साथ। और ये रिपोर्ट क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट, एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट और इसने ये दिसंबर 2025 का स्टेटस है। अगर इसका नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखें, अप्रैल 2026, तो उनमें यह स्थापित क्षमता जो है 274.68 गीगावाट है। और इसमें शेयर में देखेंगे, नंबर 1 पोजीशन पर सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, जो 150.26 गीगावाट है। दूसरे पर आप देखेंगे पवन है 56.9। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे जैव ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है 11.75। चौथे नंबर पर देखेंगे लघु जल विद्युत है, .17। और इस बीच में आप देखेंगे बृहत जल विद्युत है, इसका है 51.41 गीगावाट। तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है 8.78 है। गीगावाट। ये चीजें ध्यान में रखने की चीज है, यहां से प्रश्न उठा करके पूछे जा सकते। ठीक है, आज यहीं पर रहने देता, अब जून में ही बात रुक गई। ठीक है, कल फिर इसी समय हम मई कवर करेंगे, मई अप्रैल कोशिश होगी। देखिए, थैंक यू।